वेलकम फ्रेंड्स, चयन गढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं भैया कुमार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कुशल होंगे और इस लॉकडाउन के पीरियड में आप घर पर बैठ के ऑनलाइन क्लास का आनंद ले रहे होंगे। और तो और सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि आप कोई प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे होंगे। जब तक ये सामान्य न हो जाए स्थिति, तब तक आप घर में बैठकर और आराम से आप ऑनलाइन स्टडी का लाभ उठाइए। खासकर चयन गढ़ टीम के साथ जुड़े रहिए। और इस पर जो भी कार्यक्रम आ रहे हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हम आपके लिए लाते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी एग्जामिनेशन के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो या इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हो जिसके कारण आपका एग्जामिनेशन आसानी से निकल पाए, वो आपके सामने मैं ला सकूँ। और यही कोशिश हमारी पूरी टीम की रहती है। तो हम लोग जो लाते हैं उसको आप देख रहे हैं, बहुत बच्चे पंक्चुअल हैं, इसकी बहुत खुशी है कि वो बहुत जल्दी वो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी उस सफलता के सोपान को प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, ऐसी शुभकामना है मेरी। तो दोस्तों, अभी हम लोग चयनगढ़ आईएएस में अभी खासकर एनसीईआरटी का क्लास हम कवर कर रहे हैं। मेरा नाम अभय कुमार है। और आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं, तो उन सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अभ्यर्थियों ने चयनगढ़ आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाइए, चयनगढ़ आईएएस टाइप कीजिए, लोगो देखिएगा। लोगो के साथ नीचे ध्येय वाक्य लिखा हुआ है, चयन तक चयन है। उसको देखने के बाद पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, पर्सनलाइज मोड पर कर दीजिए, ताकि कोई भी हम इंफॉर्मेशन आपको देंगे, कभी भी इस पर अपलोड करेंगे तो आप तक जल्दी पहुंचेगी। बहुत बार बहुत सामान्य सी बात है कि कभी कभी आपके पास समय नहीं होता है, कोई पर्सनल वर्क से आप नहीं रहते हैं। तो उस दौरान अगर आप नोटिफिकेशन को पर्सनलाइज किए रहिएगा, तो कोई भी छोटी छोटी क्लासेस भी आप जब मिस करेंगे वो आप बाद में नोटिफिकेशन के जरिए देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर इसका बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके साथी होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके कलीग्स होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे कि वो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं। खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या विभिन्न जो भी वन डे एग्जामिनेशन हो उसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो उनको जरूर चयन का एड्रेस दीजिएगा, चयन का लिंक उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उनको बताइए किस प्रकार चयन टीम द्वारा पूरी निष्ठा के साथ उनके लिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, जिसमें सफलता का मानक जो है 100% यहाँ तय करने की कोशिश की गई है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े, वो कहीं न कहीं सफलता जरूर प्राप्त करे। और इसमें हम लोग दिन रात निष्ठा से लगे हुए हैं। बस जरूरत है आप जैसे बच्चों की, आप जैसे होनहार बच्चों की, और उन बच्चों की जो पंक्चुअलिटी के साथ यहाँ पर क्लास अटेंड करते हैं। रेगुलर मैं उनको देखता हूँ कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर टाइम टू टाइम अपना फीडबैक भी देते हैं और हमेशा वो पंक्चुअल रहते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। नॉलेज गैप की जो बात होती है बार बार वो नहीं हो रही उनके साथ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, उनका अप्रोच भी बहुत अच्छी हो चुकी होगी, ऐसी आशा करता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। पहले सोचना थोड़ा आप ध्यान दे दीजिए। क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की एनसीईआरटी सक्सेसफुली हमने यहाँ पर कवर कर ली है। क्लास 9th एनसीईआरटी अभी हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम अभी अध्याय 4 हम अभी पढ़ रहे हैं। और अध्याय 4 में आपको बता दूं कि आपको जैसे पता होगा कि इससे पहले हमने जो अध्याय 1 2 3 की थी, अध्याय 1 जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ था। अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 में हमने यहाँ पर आपको पता है, अध्याय 2 में हमने यहाँ पर साम्राज्यवाद या इसकी उपनिवेशवाद के चरण की बात की थी। लेकिन उसमें अध्याय 2 में फ्रेंच यहाँ पर रशियन क्रांति के साथ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवाद के बारे में, समाजवादी उद्देश्य के बारे में, समाजवाद सिद्धांत के बारे में, आदर्श के बारे में हमने हल्की फुल्की उसमें स्टडी की थी। अध्याय 3 में जब हम आए थे तो हिटलर और नाथसीवाद का हमने परिचय हम उसका कराए थे आप लोगों से। और उसमें किसको बताया था कि नाथसी विचारधारा जो है किस प्रकार जर्मनी में बहुत ही व्यापक स्तर पर फैल चुका था, और क्या नाथसी विचारधारा के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर अवश्यंभावी हो चुका था, इसकी भी चर्चा हमने की थी। बहुत बच्चों ने कमेंट भी किया था कि हाँ सर, इसमें अब जो है हमारी जो भी हमारे कॉन्सेप्ट जो दिक्कत हो रहे थे पढ़ाई में, या जो नॉलेज हमें लग रही थी कि हाँ यहाँ पर हमें कुछ सुधार की जरूरत है, वहाँ हमने उनको क्लियर कर लिया था। तो वो बहुत खुश थे। अब जो अध्याय 4 हम पढ़ रहे हैं, वन समाज उपनिवेशवाद, इसमें भी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने आपसे शेयर कर लिया, बहुत बच्चों ने अटेंड भी कर लिया है। वन समाज उपनिवेशवाद के पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो ऑलरेडी है। जिन्होंने अभी नहीं देखा है, जो नए बच्चे, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो चयनगढ़ आईएएस में जाएंगे। चयनगढ़ आईएएस में आपका
एक प्लेलिस्ट होता है, प्लेलिस्ट में जाने के साथ एनसीईआरटी का सेक्शन, उसमें आप जाके इसको देख पाएंगे। बहुत बच्चों का सवाल है, आजकल भी मैं देख रहा हूँ जो नए बच्चे आते हैं उनके मन में एक लालसा होती है, एक सवाल उनके मन में मनुष्य से हमेशा उत्पन्न होता रहता है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, क्या जरूरत है। उसको लेकर भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी सेक्शन में ही कि एनसीईआरटी क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, एनसीईआरटी की जरूरत क्या है, इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख लेंगे एनसीईआरटी पढ़ने से पहले, तो आपको आपके सवाल जो है उसका जवाब आपको मुझे लगता है 100% आपका जवाब जो है उसमें आप सुनिश्चित हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और कैसे पढ़ना चाहिए उसी एपिसोड के दौरान तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ जहाँ जरूरत है तहाँ तहाँ मैं अन्यत्र भी नॉलेज आपको देते जाता हूँ। और साथ ही साथ कोशिश करता हूँ कि जो भी फैक्ट्स हैं उनको आपको राउट डाउन कराते चला जाऊँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में वन डे एग्जामिनेशन में या किसी भी प्रीलिम में, जो भी प्रीलिम सब देते हैं तो आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में खासकर एक डायनेमिक प्रश्न होते हैं, एक फैक्चुअल जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ ऑप्शंस जो होते हैं बेसिक से जुड़े होते हैं, कुछ फैक्चुअल फैक्ट टाइप के होते हैं, कुछ डायनेमिक होते हैं, और कुछ जो है आप देखेंगे कि वहाँ पर तभी आप कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की जरूरत होती है उसमें। तो इन तमाम जो चार ऑप्शन दिए जाते हैं किसी एग्जामिनेशन, बीपीएससी में खासकर 5 ऑप्शन भी है, ई ऑप्शन भी है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि इन ऑप्शन जो ऑप्शन दिए जाते हैं, तो ऑप्शन के जरिए भी आप बहुत सारे प्रश्न कर पाएंगे, लेकिन जरूरत है कि आपको कम से कम बेसिक्स तो पता हो, बेसिक्स के साथ आपको फैक्ट्स कुछ आपको याद होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको रखवाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको कभी बार बार उनके लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़े। तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो अभी हम वन समाज उपनिषद पढ़ रहे हैं, उसमें डायरेक्ट चलते हैं। हमने इसमें चर्चा की थी किस प्रकार जो है उपनिषद चरण के शुरुआत में ही वन समाज का जीवन उपनिवेशीकरण से पहले क्या स्थिति थी, लोग कैसे रहते थे, आदिवासी समाज का जीवन क्या था, उनकी आर्थिक क्रियाकलापें क्या थी, सामाजिक जीवन क्या था, उनकी बात हमने पहले की थी। फिर हमने बात किया था कि आखिर जब ये उपनिवेशीकरण की शुरुआत होती है, यहाँ पर जब अंग्रेज आते हैं, तो उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार किस प्रकार जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और वन्य जीवन को अपने अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया। उन्होंने क्या किया, अपनी जरूरतों के लिए क्या किया, वनों का शोषण शुरू कर दिया। कहने का अर्थ है कि वो वन कानून बना के, वन्य जीव अधिनियम बना के वहां पर लोगों को कंट्रोल करने लगे, ताकि एक मुफ्त राशि वन सामग्री से भी उनको मिल पाए, राजस्व की प्राप्ति हो पाए, और उसका इस्तेमाल वो क्या करेंगे, अपने विकास में करेंगे। तो आपने देखा कि इससे पहले वन में जो आदिवासी समाज रहता था, वो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रह के वो वन उत्पादों से अपना भरण पोषण करते थे, जीवन यापन करते थे, और वही वन उत्पादों को ही वो स्थानीय मार्केट में बेच के अपनी आजीविका का निर्वहन करते थे। लेकिन औपनिवेशिक समाज के कारण जब ब्रिटिश काल आता है, ब्रिटिश जब आते हैं, तो उन्होंने देखा कि वनों की भी बहुत ही आर्थिक उनको जरूरत महसूस हुई। आर्थिक लाभ के लिए उन्हें जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, तो जो नाव बनाने के लिए या पानी जो शिप बनाने के लिए या रेलवे पटरी बिछाने के लिए उनको जरूरत हुई लकड़ियों की, तो वो क्या करेंगे, जंगली लकड़ियों पर डिपेंडेंसी उनकी बढ़ जाएगी, और वो क्या करेंगे, वनों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे। वनवासियों के लिए बहुत सारे कानून बनाएंगे। वनों को 3 पार्ट में बांट देंगे, सुरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्रामीण वन। इस प्रकार यहाँ आप देखेंगे कि 3 प्रकार के वनों में वो ऐसे ऐसे वनों को सुरक्षित में बांटेंगे जहाँ पर उनकी जरूरत की चीजें उगाई जा सके और बिना हस्तक्षेप के उनका वो डेवलपमेंट कर सके। वन कानून के अंतर्गत ऐसे ऐसे नियम बनाए जाएंगे जिससे वनवासियों को उन क्षेत्रों में जो है उनकी गिनती भी हो सके, वो एक दूसरी जगह जा भी नहीं पाए। एक राजस्व का एक जो राशि है उनको तय कर दिया गया, उनको उनके रहने, जीवन, खाने पीने इत्यादि में प्रतिबंध लगा दिए गए। प्रतिबंध का अर्थ है कि कुछ स्तर पर जैसे आप देखेंगे कि वन्य जीवों वो क्या करते थे, महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे, साल के बीजों का इस्तेमाल करते थे, खाने में भी, तेल बनाने में भी, रोशनी में भी। तो उन सभी पर वो प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, उन्होंने उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जो स्थानीय लोग शराब बनाते थे उनमें भी क्या करेंगे, वो टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। उनके खुदकची अधिकार जो थे जहाँ पर खेती करते थे उस पर भी उन्होंने रोक लगा दी और कहा कि घुमंतु खेती, झूम खेती जो है, कृषि जो है वो इलीगल है, आप नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे कि अब वहाँ पर वैसे वनों का विकास किया जाने लगा जो कि उत्पादी लकड़ी जो होते हैं, उत्पादन जो उन्हीं लकड़ी को उत्पादन किया जा रहा है जिसका उपयोग औद्योगिक जो है कच्चे माल की जरूरत को पूरा कर सकता हो। आपने यहाँ पर देखा था, हमने बताया था इस प्रकार वो पहले यूरोप में जिस प्रकार जो लकड़ी है, यूरोप में जब उसकी कमी होने लगी तो उन्होंने औपनिवेशिक देशों में रुख करना शुरू किया, वहाँ रिसर्च किया, वहाँ देखा कि हाँ यहाँ पर हम इमारती लकड़ी को भी उगा सकते हैं, यहाँ पर हम स्लीपर्स जो है रेलवे पटरी बिछाने के जो स्लीपर्स है उसकी जरूरत भी यहाँ से हम पूरी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक व्यावसायिक कृषि की शुरुआत कर दी और उसका नाम दिया कि हम जो है
साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, वैज्ञानिक जो वानिकी उनका उन्होंने उसका नाम दिया, लेकिन इसमें वैज्ञानिक नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वैज्ञानिक प्रगति नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि बाद में जब रिसर्च किया गया तो बताया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने औपनिवेशिक हित की पूर्ति करने के लिए ऐसे नियम बनाए थे, ऐसे विभागों की स्थापना की थी। आज देहरादून में जो देखेंगे उनके द्वारा स्थापित जो वहाँ पर देखेंगे फॉरेस्ट्री जो कॉलेज है या रिसर्च विंग है, वहाँ पर देखिएगा, वहाँ भी आज जो है, आज तो खैर भारत सरकार के अंतर्गत है, लेकिन उस वक्त बनाने की जरूरत थी ताकि उन लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके, कैसे उनको ट्रेनिंग दी जा सके, किस प्रकार के वनों का उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किस लाइन में उत्पादन करना है, किस मिट्टी पर करना है, वह कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, किस प्रकार हम सीधी लकड़ी प्राप्त कर पाएंगे, किस प्रकार इमारती लकड़ी को हम विकास कर पाएंगे, और कौन कौन से मूल के वनों का विनाश जरूरी है, किसका विकास जरूरी है, उसको उसको तय करते थे, वहाँ मानक तय करते थे, वहाँ सुरक्षा से संबंधित गाइडलाइंस भी जारी किए जाते थे, उनको पढ़ाए जाते थे, प्रशिक्षण दिया जाता था। तो इस प्रकार वो जो प्रशिक्षण था वो सिर्फ और सिर्फ, आप याद रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ कि औपनिवेशिक हित की पूर्ति के लिए की जाती थी, ऐसे वो नहीं की जाती थी। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे वन शिकारियों की बात करेंगे कि धीरे धीरे इन्होंने शिकार प्रारंभ कर दिया था। आपको पता होगा कि यहाँ के मध्यकालीन शासकों द्वारा भी, सुल्तानों द्वारा भी, आप देखेंगे बादशाहों द्वारा भी यहाँ पर जो है क्रीड़ा के तौर पर, खेल कूद के तौर पर, मनोरंजन के तौर पर शिकार किया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी ये सीमाएं भी तोड़ दी। वो यहाँ पर आपको मैंने एक फिगर दिखाया था, फिगर को देखिए कि किस प्रकार यहाँ पर एक बाघ को मारा जा रहा है, यहाँ पर लाइन से बाघों को मारकर, और ये क्या करते हैं कि ये बहादुरी का परिचय दे रहे हैं। और एक देखिए, एक व्यक्ति है जो इतने अंग्रेज है जो इतने बाघों को मारकर ये दिखाना चाह रहा है कि हम जो है बहुत ही वीरता वो पूर्वक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसको दिखाया था, एक मिनट में फिगर आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, तो एक फिगर आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। तो मैंने पहले ये बता दूं कि वहाँ पर ये जो है शिकार इसलिए करते हैं, एक तो मनोरंजन का कारण होता है, दूसरा बाघ बाघ जो है, भेड़िया जो है, इस प्रकार के जो वन जानवर है उनको खतरनाक घोषित कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये इनको इनको अगर हम कंट्रोल कर लिए, इनको हम मार देंगे तो हम वनों का विनाश करने का, देखिए एक फिगर आपको यहाँ पर देखिए किस प्रकार बाघों को यहाँ हत्या करके रखा गया है। और यहाँ पर इनको मारने के लिए हाथी, महावत और एक टीम होता है हरकाव, जिसको हरका बोलते हैं, हरकाते हैं बाघों को, और ये जो है इनको करना क्या होता है, गोली मार देते हैं। और ये बहुत ही वीरता का परिचय, देखिए कितना अच्छा मुद्रा में फोटो खिंचवा रहे हैं, जैसे कि इनको नोबेल प्राइज मिलने वाला हो। खैर, जो ही बात करें तो यहाँ यहाँ पर लॉर्ड रीडिंग ये महोदय हैं, तो ये जो कर रहे हैं वन जीवों का विनाश भी इन्होंने शुरू किया था। बाद में आप देख रहे हैं पर्यावरण को लेकर, अब बाद में प्रोजेक्ट टाइगर, हाथी के विकास के लिए आप देख रहे हैं कि हाथियों का संरक्षण की जरूरत हो गया है, घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। तो ये इस प्रकार के जो आज जो चलाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट, वो कहीं न कहीं इन्हीं की देन है, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा मात्रा में जानवरों को हिंसक घोषित करके मारा है, क्योंकि उनका पर्यावास को इनको छीनना है। तो जंगलों को साफ करेंगे तो जंगली जीव आखिर ग्रामीण क्षेत्र में तो एंट्री करेंगे ही करेंगे, तो आप जंगलों को क्यों नहीं छोड़ देते थे? तो जंगलों की इनको जरूरत थी, तो जंगलों को साफ करेंगे तो जंगली जीवों को मारना पड़ेगा, तो जंगली जीवों को मार के वो जंगलों पर अधिकार कायम करते हैं। फिर बाद में देखते हैं कि ये क्या करते हैं, जंगलों का सफाया करना शुरू कर देते हैं। वहां पर क्या करते हैं, ये बहुत बड़े बड़े यहाँ पर देखेंगे फार्म हाउस की शुरुआत करते हैं, फार्मिंग कृषि की शुरुआत करते हैं, और औद्योगिक उत्पादन के लिए, व्यवसायिक कृषि के लिए वो क्या करते हैं, बाड़ेबंदी करके वहाँ पर जो है आप व्यवसायिक कृषि देखेंगे, जूट का उत्पादन करेंगे, कॉफी का उत्पादन करेंगे, चाय का उत्पादन करेंगे, रबर का उत्पादन करेंगे, कपास का उत्पादन करेंगे, और इस प्रकार कृषिगत यहाँ पर वस्तुओं में भी देखेंगे, खाद्यान्न पदार्थों के अतिरिक्त जो है व्यवसायिक कृषि को ज्यादा प्रोत्साहन देंगे, और किसानों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि आप व्यवसायिक खेती करें। बाद में क्या करते हैं, इनको जबरन व्यवसायिक कृषि करवाने लगते हैं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का दौर है, और ब्रिटेन में क्या है, कच्चे माल की जरूरत है। कच्चे माल कहाँ से प्राप्त करेंगे, यही औपनिवेशिक देशों से प्राप्त करेंगे। वो खाद्यान्न फसल बस उतना ही उगाया जा सकता है जिसमें शहरी जीवन को पर्याप्त भोजन मिल सके। ग्रामीण जीवन में ये हस्तक्षेप ज्यादा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजस्व के लिए। आप किसी भी तरह उगाइए, आपको राजस्व देना है। तो ग्रामीण जीवन देखेंगे, बार बार अकाल पड़ेंगे, बार बार भुखमरी का दौर आएगा, और ब्रिटिशकालीन अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे बहुत ही उतार चढ़ाव आप देखेंगे। जनसंख्या जो है बहुत बार वहां पर देखेंगे कि आप तरह तरह की बीमारी, भूखमरी, महामारी इत्यादि जो है आप का दौर शुरू हो जाता है। कारण है कि कुपोषण से भी लोग मरना शुरू हो जाते हैं। पहले खदान फसल भारतीय लोग उगाते थे, यहाँ के स्थानीय लोग उगाते थे, ताकि अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा कर सके। और व्यावसायिक कृषि में सिर्फ जूट, पटसन इत्यादि चीजों का उत्पादन किया जाता था, ताकि स्थानीय लोगों का विकास हो सके। कपास का उत्पादन सिर्फ बुनकर श्रेणी जो है वो अपने हाथ हस्तशिल्प उद्योग के विकास के लिए वो कर रहे थे, वहां पर उनको उनकी जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर जब जब भी यहाँ औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू होता है, तो औद्योगिक उत्पादन के लिए इन कामों को ये करना शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे यही उत्पादन जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप देखेंगे कि हर एक क्षेत्र में, आप महाराष्ट्र क्षेत्र में देखेंगे, यहाँ काली मिट्टी है, वहां पर
वहाँ पर क्या करेंगे, कपास उगाना शुरू कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में चाय जो है बागान, चाय के बड़े बड़े बागान लगाना शुरू कर देंगे और एक कंपनी भी स्थापित कर देंगे। और इस प्रकार देखेंगे कि पूरी तरह व्यवसायिक कृषि को प्रोत्साहन देना इन्होंने शुरू कर दिया, जिन्होंने भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। और आप देखेंगे खाद्यान्न फसलों की इतनी कमी हो गई कि बार बार अकाल, बार बार भुखमरी। अकाल के समय में तो भुखमरी और भी ज़्यादा अब बहुत ही ज़्यादा भयावह रूप धारण कर लेती थी, बहुत लोग काल के गाले में समा गए। लेकिन इन सभी ने, इन अंग्रेजों ने कभी भी उसके लिए खेद तक प्रकट नहीं किया। फिर मैं आगे अब पार्ट 3 वीडियो के तहत मैं अब शुरू करना चाहता हूँ कि नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवा में मैंने बताया था कि किस प्रकार ये क्या करेंगे कि यहाँ पर इज़्ज़ादारी व्यवस्था का शुरुआत करेंगे। मतलब ये एकाधिकार मोनोपोली शुरू कर देंगे और ये क्या करेंगे, कुछ क्षेत्रों को वहाँ पर पशु को चराने, शिकार करने इत्यादि पर बंदिश लगा दिया जाएगा। और वहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जीविका साधन के लिए, जीविका के लिए जो घुमंतू समुदाय हैं और चरवाहा का काम करते हैं, स्थानीय उत्पादों, जो वन उत्पादों को चुनते हैं, उसको आर्थिक रूप में वो स्थानीय मार्केट में बेचते हैं, उन सभी को अपराधी कबीले कहकर वहाँ से सरकार जो है निगरानी में काम करने, सरकार निगरानी में काम करवाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे इस दौर में बागान में काम करने के लिए एक श्रमिकों की भी जरूरत है। तो क्या करेंगे, बागान में काम करने को मजबूर करवाने के लिए वो ऐसे नियम बनाएंगे ताकि यही लोग जो है सस्ते श्रम के रूप में बागान में उपलब्ध हो जाए और यहाँ पर उनका जीवन भी है बहुत ही कठिन बीतता है। यहाँ देखिए काम के, यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ। काम के न अवसर का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल जनजाति, उराव जनजाति और छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व और दोनों की भर्ती की गई। उनको मजदूरी बहुत कम थी, उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियाँ उतनी ही खराब। उन्हें उन्हें उनके गांवों से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। आप यहाँ देखेंगे कि ये जो है जबरन खेती करवाएंगे, बेगारी करवाएंगे और शोषण भी करेंगे। और एक बार अगर आप इनके चंगुल में फंस गए तो आपकी ग्राम जो वापसी है, वापसी तय नहीं थी। वापसी का कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं बनाया गया था। इस प्रकार अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। यही कारण है कि बार बार आदिवासी विद्रोह या कृषि विद्रोह की बारंबारता आप देखेंगे। ठीक है, अब वन विद्रोह की बात करेंगे। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिद्धू और कानू, इसके बारे में हम बताएंगे किस प्रकार संथाल विद्रोह की हम बात करने वाले हैं। तो जब वहाँ पढ़ेंगे उस टॉपिक में स्पेसिफिक आपको नॉलेज देंगे। अब यहाँ पर सिंपल आप जानिए। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलन के नायक रूप में आज भी याद किया जाता है। ये वैसे लोग थे, प्रारंभिक लोग थे, जिन्होंने अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ इन्होंने सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ करना शुरू कर दिया और वहाँ लोगों को एकजुट कर इन्होंने विद्रोह शुरू किया था। इसलिए आज भी इनको हम आज भी इनका सम्मान वहाँ होता है, उन क्षेत्रों में होता है, क्योंकि इन्होंने कम से कम शुरुआत तो की। इन्होंने औपनिवेशिक जो है औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध जो है क्रांति का बिगुल इन्होंने बजाया था। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार कर, बस्तर ये छत्तीसगढ़ का इलाका है। देखिए यहाँ पर क्या विद्रोह होता है, इसकी बात हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप बस्तर को यहाँ ढूंढिए, ये देखिए आप आपको यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार ये महाराष्ट्र का सीमा है, ये आंध्रा का सीमा है और ये जो क्षेत्र है बीजापुर, इंद्रावती, यहाँ पर इन क्षेत्रों में ये जो दांतेवाड़ा, आज भी देखेंगे बस्तर को। क्या आप बता सकते हैं बस्तर को आज भी नक्सली प्रभावित क्षेत्र क्यों बुलाता है? कारण बताइए उसका। यहाँ देखा चुरमा, भानु प्रताप, अंतागढ़, नारायणपुर, कोटड़ी, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर है, ये जो है बस्तर। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्यों बस्तर के लोग विद्रोह करते हैं, कारण क्या होता है उसका, इसके बारे में हमको जानना है कि आखिर क्या कारण है कि बस्तर के लोग विद्रोह कर देते हैं। तो कारण है कि बस्तर जो है क्या है, बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। पठार के बारे में जानते हैं। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम तरफ बहती है। यहाँ देखिए इंद्रावती नदी आपको नजर आ रहा है, आप ध्यान से देखिए कि कहीं इंद्रावती नजर आपको, इंद्रावती नदी अगर यहाँ पर देखा, यहाँ पर इसी क्षेत्र में जो है इंद्रावती नदी का भाव क्षेत्र है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप इन क्षेत्रों में आप देखिए एक चीज कॉमन देखिएगा, इन इन क्षेत्रों में जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर खासकर गोदावरी का मैदान होने के कारण क्या है, उपजाऊ क्षेत्र भी है और पठारी ढलान पर भी है। ये बहुत प्रकार के कृषि कर सकते थे, व्यावसायिक कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है सही सुरक्षित जगह था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन क्षेत्रों के आदिवासियों को क्या किया, अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया, उनका शोषण करना शुरू कर दिया और अपने मन मुताबिक क्या करेंगे, कृषि करवाना शुरू कर देंगे। बाद में इन्हीं लोगों ने मिलकर जगदलपुर, बस्तर, कांगेर, इन लोगों ने मिलकर क्या किया, एक सशस्त्र सेना का गठन किया और अंग्रेजों के साथ लुका छुपी, जिसको छापामार प्रणाली बोलते हैं, इसके तहत युद्ध करना उन्होंने शुरू कर दिया था। बस्तर के आदिवासी लोग जो है
खासकर बस्तर में मड़िया, मुड़िया, गोंड, ध्रुवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते थे। मतलब देखिए कि एक ही एरिया में बहुत प्रकार के मान्यताएं रखने वाले, बहुत प्रकार के रीति रिवाजों को फॉलो करने वाले आदिवासी समाज एक साथ रह रहे थे। अलग अलग जबान बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। कहने का अर्थ है जंगली जो जंगल और प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले लोगों का जो पेशा होता है, खान पान सब लगभग एक ही, कल्चर तो एक ही होगा, बस उनकी भाषाएं अलग अलग हो सकती है। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेती हर त्योहार व धरती को चढ़ा जाते हैं। मैं धरती को माता मान के पूजते थे और हर खेती में जो इसको बोलते हैं, आप अभी भी देखेंगे कि भारतवर्ष में आप यहाँ कृषि से संबंधित बहुत सारे आप फेस्टिवल को देखेंगे जो कि फसल कटाई के साथ ही शुरुआत उसकी की जाती है। आप कमेंट करके उसका नाम आप जरूर बताइए मुझे। धरती के अलावा नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। मतलब ये प्राकृतिक परिवेश को भगवान के रूप में पूजते हैं। क्योंकि हर गांव को अपनी चौहदी पता होती है, इसलिए ये लोग उन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। मतलब अपनी जो इनकी एरिया है, उस एरिया में एक सुरक्षा काम ये खुद करते थे। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल, ठीक है, दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, दांड या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहाँ एक परगने गांवों का समूह को परगना बोला जाता है। कि गांवों के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मतलब यहाँ पर एक समय ऐसा होता है कि साल भर में एक बार इस समारोह का आयोजन करते हैं, उसको उपस्थित होते हैं और वन संबंधी और प्राकृतिक अधिकारों संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं और नियम बनाते हैं। एक यहाँ पर डायग्राम आप पढ़ लीजिए, इसमें थोड़ा मैं देख लेता हूँ क्या है। यहाँ चित्र जो है सन 20 मतलब यहाँ देखिए 2000 में बस्तर क्या था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखने 1947 में बस्तर रियासत को कांकेर रियासत में मिला दिया गया और यह पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। 1998 में जिले एक बार फिर कांकेर, बस्तर और दांतेवाड़ा जिले में बांट दिया गया। 2000 में जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए। 1990 का विद्रोह कांकेर वन क्षेत्र घेरे में ही शुरू हुआ था और जल्दी ही राज्य के अन्य क्षेत्र में फैल गया था। तो पहले देखिए मध्य प्रदेश में बस्तर जिला है, बाद में गठन होता है, उसको छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यहाँ देखिए बस्तर में सेना का कैंप 1910 के दौरान यह पिक्चर आप देखेंगे। बस्तर में सेना के कैंप का चित्र 1910 में लिया गया है। सेना तंबुओं, बावर्चियों और सिपाहियों के साथ चलती थी। यहाँ एक सिपाही विद्रोहियों की सुरक्षा के लिए कैंप की पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पर इसलिए बावर्ची खाना बनाने के लिए है, सिपाही जो है वहाँ पर तंबू और यहाँ पर रुकने के लिए, जहाँ रुकेंगे वहाँ खाना बनाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस प्रकार पूरी सिस्टम के साथ ये लोग यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर रात को सोने वक्त पहरेदारी का भी काम करते थे ताकि कोई अटैक न हो जाने पर। अब लोगों के भय के कारण क्या थे ये देखिए। औपनिवेशिक सरकार से तात्पर्य क्या है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। औपनिवेशिक सरकार 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। देखिए औपनिवेशिक सरकार जो है अब जंगल में अपनी नीति निर्माण, जंगलों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, नियंत्रण में लेना चाहते हैं। कारण क्या है कि वो चाहते हैं कि जंगली उत्पादों से भी उनको लाभ हो और जंगली उत्पादों के बदले उनको कुछ टैक्स मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो कुछ न कुछ नियम लगा देंगे जिसकी राजस्व की प्राप्ति हो सके, राजस्व का एक राशि उनके पास आ सके। फिर ये भी तय करेंगे कि उन जंगलों में जो अपने काम की इमारती लकड़ी है या अपने काम की जो लकड़ी है उसको प्रिजर्व कर सके, उसको संरक्षित कर सके, उसका विकास होने दे और वहां पर क्या करेंगे, स्थानीय जो क्रियाकलाप हैं उसको ये बंद करवाना चाहेंगे। तो इसी से लोग बहुत परेशान होंगे क्योंकि पहले से जो उनके अधिकार थे, जो स्वतंत्रता और जो स्वतंत्र वातावरण में ये कृषि करते थे या स्वतंत्र वातावरण में ये प्राकृतिक अधिकारों के साथ जो पैदा हुए थे, बाद में जब इनमें कोई बाहरी शक्ति आके हस्तक्षेप करेंगी तो इनको इनको बहुत दिक्कत होगी और बाद में यही कारण है कि ये जो है लास्ट में क्या होंगे, ये विद्रोह कर देंगे। कुछ गांवों की आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे। अब देखिए कुछ लोगों को उन्हीं के वन में रहने के लिए तभी आरक्षित किया गया कि वह तभी अधिकृत किया गया जब वो क्या करेंगे कि उसी वन में क्या करेंगे, पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे। मतलब बेगारी करने की बात यहाँ हो रही है और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांव के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग की तरफ थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया, पहले 1899 से 1900 में और फिर 1907 से 1960 में। वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। अब यहाँ देखिए आरक्षण की बात यहाँ की जा रही है। आरक्षण से यहाँ तात्पर्य है कि वहां पर कुछ कुछ अधिकार उनको दिए गए और वो अधिकार जो थे पर्याप्त नहीं थे। उनको कहा गया कि आप तभी इन क्षेत्रों में रह सकेंगे या रह सकते हैं जब आप
बेगारी करेंगे, यहाँ पर माल ढुलाई का काम करेंगे, लकड़ी कटाई का काम करेंगे, वनों की सुरक्षा करेंगे, वनों को आग लगाने से बचाएंगे। तो इस प्रकार के कुछ नियम उन पर थोप दिए गए, तभी वहाँ पर रह सकते थे, जबकि पहले ये स्वतंत्र रूप से यहाँ पर रहते थे, इनके ऊपर कोई बंदिशें नहीं थी। तो बाद में बंदिशों का जो कार्य है या बंदिशों का जो दौर है वो औपनिवेशिक चरण के साथ ही शुरुआत हो जाती है। जब जब भी अंग्रेज इन जंगलों में वो अधिकार करना शुरू करते हैं, जंगलों में हस्तक्षेप, जंगली जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, तो वो उसके आर्थिक सामाजिक कल्चर को भी वहाँ उनकी टूट जाती है, क्योंकि उनके बहुत सारे आबादी को वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है और उनके रीति रिवाजों में भी वो हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं। बाद में देखेंगे कि शराब जो बनाते थे वो स्थानीय लेवल पर, शराब पर भी वो टैक्स लगा देते हैं, शुल्क लगा देते हैं। और इस प्रकार देखेंगे खुदकती अधिकार जो है, जो घुमंतू कृषि के अंतर्गत क्या करते हैं, तो उन अधिकारों पर भी वो नियम बना के अधिकारों को या तो प्रतिबंधित कर देते हैं, या कुछ रियायत के साथ, कुछ शर्तों के साथ उसको छोड़ते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ के लोग जो है अब जो है उब चुके हैं। अब सबसे ज्यादा चिंगारी काम कब करेगा, जब अकाल पड़नी शुरू हो जाएगी, तो अकाल में इनकी जीवन दशा और खराब हो जाएगी। तो मरने से अच्छा है कि क्यों ना सशस्त्र क्रांति की जाए। इसलिए क्या करेंगे कि बाद में क्या करेंगे, अकाल के दौर में पहले तो डिमांड करेंगे, अपनी रक्षा की बात करेंगे, अपनी सुरक्षा की बात करेंगे, लेकिन जब उनको वो प्राप्त नहीं हो पाएगी तो फिर विद्रोह कर देंगे। ठीक है। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर और जहाँ कहीं भी इस भी कई गांवों के मुखिया पुजारी इकट्ठा होते तो वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय यहाँ का एक बहुत ही विशिष्ट समुदाय है कि लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इसका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधुर को इस आंदोलन के अहम सचेत मानते थे। गुंडाधुर के बारे में जानिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये उस वक्त सबसे जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति माने जाते थे और इनके पास नेतृत्व की क्षमता थी, इसलिए उनको अहम शख्सियत माना जाता था। 1910 में आम की टहनियों, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव गांव चक्कर काटने लगे। यह गांवों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था कि स्थानीय स्तर पर जो है ये जो है विद्रोह की जो सामग्री चुनेंगे वो स्थानीय लेवल पर चुनेंगे, ताकि उसका कुछ न कुछ प्रतीकात्मक अर्थ होता है। यहाँ देखिए प्रतीक के तौर पर यहाँ आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव गांव चक्कर काटने लगे। मतलब ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हम लोग बगावत करने वाले हैं अंग्रेजों के खिलाफ। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्च में कुछ न कुछ मदद दी। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जहां गोडाउन है वहां पर हमला करके अनाज का ये पुनर्वितरण कर देंगे। जिन पर हमले हुए उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज या उसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। कारण है कि वहीं के लोग विद्रोह करेंगे जो अंग्रेजी नीतियों से, अंग्रेजों की नीतियों से ज्यादा प्रभावित होंगे, ज्यादा परेशान होंगे। उन लोगों ने क्या किया कि एक संगठित तौर पर उन्होंने क्या किया, विद्रोह का दामन थामा। कारण आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनके परंपरागत अधिकारों में जब उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया था, तभी से इनके मन में अंग्रेजों के प्रति, मस्तिष्क में उनके प्रति जो है दुर्भावना जो है, दुर्भावना तो खैर अंग्रेजों की थी इनके प्रति, लेकिन अंग्रेजों के प्रति रोष जो है इनमें देखा जा सकता था। शुरुआत में ये कुछ दिनों तक तो उसको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अंततः जब बार बार अकाल पड़ने शुरू हो जाएंगे और भी नियम सख्त किए जाने लगेंगे और रियायत इनको नहीं प्रदान किया जाएगा, तब ये क्या करेंगे, संगठित होकर एक क्रांति की रूपरेखा तैयार करेंगे। और जो सबसे ज्यादा नेतृत्व करता जो लोग होगा, जिसे यहाँ पर आपने देखा या गुंडाधुर के बारे में हमने बात की, तो ऐसे लोगों जो है वो नेतृत्व करता होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति का बिगुल फूका जाएगा। ठीक है। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह, मतलब जिन्होंने उसको देखा था, आंखों से जो खुद देखते हैं उसको चश्मदीद गवाह बोलते हैं। मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा, उन्होंने क्या लिखा, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों जहाँ जंगल की रक्षा करते हैं या जंगल में जो नियुक्त होते हैं, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी, क्योंकि अंग्रेज जो है सिर्फ और सिर्फ वहां पर कुचलने, मतलब किसी भी व्यवस्था में वो कुचलने का प्रयास ज्यादा करते थे। उनका मानना था कि एक बार इसको हम आंदोलन को कुचल देंगे तो दोबारा जो है लोग सिर नहीं उठा पाएंगे। उसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सैनिक गांव गांव घूमने लगे। ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर से, यहाँ देखिए, अंग्रेजों एक थोड़ा मैं यहाँ इसको बाद में पढ़ूंगा। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने, कम से कम फरवरी से लेकर शुरुआत हुई थी, मई तक लग गए, फिर भी वे गुंडाधुर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र
को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया। इन द सेंस कि ये सफल, इसके लिए मानेंगे आप कि कुछ न कुछ सफलता इनको जरूर प्राप्त हुई, चूंकि अगर इन्होंने विद्रोह नहीं किया होता तो ये जो है लगभग आधा जो आरक्षित उनको किया गया वो नहीं किया जा सकता था। तो इसकी हम सफलता मानेंगे, आरंभिक सफलता ही सही, लेकिन इसको सफलता मानना आपको मानना होगा, ठीक है। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यही खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए लक्षित कर रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 46 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। मतलब देखिए कि यहाँ औद्योगिक जो इच्छा है, औद्योगिक जो यहाँ पर यहाँ देखिए कि सिन गुड्स की बात तो मैं बाद में करूंगा। फिर यहाँ पर देखिए कि जो जरूरत की चीजें हैं तो वनों से जो हम उत्पाद प्राप्त करते हैं उसको हमेशा पाने के लिए यहाँ वर्ल्ड बैंक तक जो है वो जो है प्रस्ताव रखता है भारतीय सरकार को कि लुगदी उपलब्ध कराने के लिए, कागज उद्योग के लिए आपको 46 हेक्टेयर में प्राकृतिक साल वन की जगह देवदार लगाइए ताकि उससे उसका जो उसकी पूर्ति हम कर सके। लेकिन यहाँ पर पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया, फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। अब देखिए, अब थोड़ा हम एशिया और इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा ऊपर देख लेते हैं कि इस स्टेटमेंट में आपको क्या कहा गया है। ये देखिए, भोंडिया ने 400 लोग इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी और दीवान जिसके बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी को बीच में ही रोकने के लिए चल पड़ा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 400 लोग इकट्ठा कर सारे बकरों की कुर्बानी, मतलब यहाँ देखिए धार्मिक रूप से ये लोग जो अपनी प्रथा को अपनाते हैं, उस प्रथा का पालन कर रहे हैं। प्रथा के पालन के दौरान क्या करते हैं, वो बलि देते हैं ताकि उनके स्थानीय देवता जो खुश हो सके। उसके बाद क्या करेंगे, वो आगे बढ़ चलेंगे। 10 फरवरी को चली इस भीड़ ने पुलिस चौकी तथा मारेंगा इसको जला दिया। केसलूर में लाइने व पशु और उड़साला और टोकापाल राजरू में भी एक स्कूल को जलाया गया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजे गए। स्टेट रिजर्व पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को बंधक बना लिया गया और एक दस्ता करंजी स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया। इस भीड़ को गार्डों के साथ कोई बदसलूक करने के बजाय उनके हथियार ले लिए गए, क्योंकि जो जरूरत की चीजें थी वो वहां पर इकट्ठा कर ले रहे थे और उन्हें छोड़ दिया। भोंडिया माझी के नेतृत्व में बागियों का एक दल ने कोयर नदी का रास्ता लिया, क्योंकि दीवान मुख्य सड़क छोड़कर उधर से आ सकता था। बाकी लोग बीजापुर से आने वाली मुख्य सड़क को बंद करने के लिए दिलमल्ली चले गए। स्थानीय जगह का नाम है दिलमल्ली। बुद्धू माझी और हरचंद नाइक ने मुख्य दल की कमान संभाली। डेबेट पॉलिटिकल एजेंट छत्तीसगढ़ प्रियोरिटी स्टेट का 23 जून 1910 को कमिश्नर छत्तीसगढ़ डिवीजन के नाम लिखा गया पत्र। मतलब वहां पर देखिए पत्र के माध्यम से उस वक्त जो विद्रोह की रणनीति है, विद्रोह का जो प्रसार कैसे हो रहा है उसको यहाँ पर लिखाया गया है, ठीक है, दिखाया गया है। अब एक और देखिए, बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग इस लड़ाई के बारे में जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था, क्या बताते हैं सुनिए। यहाँ पर ये बता रहे हैं, कनकापाल के पोदियामी गंगा को उनके पिता पोदियामी तोकिल ने बताया कि अंग्रेजों ने आकर जमीन लेनी शुरू कर दी। राजा को आसपास क्या हो रहा है इसकी परवाह न थी, इसलिए जमीनें ली जा रही थी। यह देख उसके समर्थकों ने लोगों को इकट्ठा किया। लड़ाई शुरू हुई, उसके कट्टर समर्थक मारे गए और बाकियों पर कोड़ों से मार पड़ी। मेरे पिता ओदियामी तोकिली को भी कोड़ों से पीटा गया, लेकिन वह भागने में कामयाब हुए और बच निकले। यह आंदोलन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए था। अंग्रेज उनको घोड़ों से बांधकर घसीटा करते थे। हर एक गांव में 2-4 लोग जगदलपुर गए। चितपाल के गार्गी देवा और मिखोला, माकी मिरास के दोल और अबरा बूंदी, बालेरस का वादा पांडु, पालेम का उंगा और दूसरे ढेर सारे लोग। इस तरह नंदरासा के एक बुजुर्ग चंद्रू ने कहा कि अब देखिए यहाँ के जो स्थानीय नाम है उन नामों की चर्चा की जा रही है, किस प्रकार उनके साथ जोड़ा है। लोगों की तरफ पुरानिया थे, मतलब बहुत पुराने, मतलब बुजुर्ग थे। पालेम के मिल्ले मुनाल, नदरासा के सोएकाल धुरवा और पंडवा माझी, हर परगना के लोग अलनार तराई इकट्ठा हुए। एक झटके में पलटन ने सबको घेर लिया। गुंडा दूर उड़ सकते थे इसलिए उड़ निकले, मतलब भागने की बात की जा रही है। लेकिन तीर कमान वाले अब क्या करे, रात में लड़ाई होने लगी। लोग झाड़ियों में छिपकर पेट के बल भागे, फौजों की पलटन भी भागी। जो लोग जिंदा बचे किसी तरह अपने गांव और घर पहुंचे। यहाँ पर उस वक्त जो जब आप देखेंगे, जब विद्रोह हुई थी, विद्रोह के बाद जो वहाँ पर संघर्ष हो रही है यहाँ पर पुलिसों के साथ, ब्रिटिश पुलिस के साथ, तो उस वक्त की बात यहाँ पर की जा रही है। अब देखिए, एक अन्यत्र जो हम अब जावा के जंगल में क्या बदलाव हो, इसकी बात हम करते हैं। जावा, इंडोनेशिया, जावा आप जानते हैं कहाँ है। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। एक जमाने में क्षेत्र अधिकांश था वनाच्छादित था, मतलब ज्यादातर वनों से घिरा हुआ था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। डचों का उपनिवेश है, ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए तो एग्जामिनेशन में याद रखिएगा। जैसे कि हम देखेंगे, भारत और इंडोनेशिया के वन कानून में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी।
हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। मतलब वहां भी आप देखेंगे कि वहां पर भी आदिवासी समाज है। जावा के लकड़हारों की बात यहाँ पे की जाएगी। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से कहा जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माता राम रियासत से बटी, तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया। मतलब उनको जो है 3000 परिवार इस साइड में, 3000 परिवार उस साइड में चले गए। लेकिन उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं शताब्दी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। 1757 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। मतलब वहाँ के जो स्थानीय जो कलांग जनजाति है, वो बहुत ही कुशल थे लकड़ी को काटने में, लकड़ी के काम करने में। और यहाँ पर देखें कि बाद में लकड़हारे जो हैं उनको वहाँ पर अंग्रेजों की भी जरूरत थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की बात नहीं मानी। ठीक है, अब डच वैज्ञानिक वानिकी की बात करेंगे। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चूने लकड़ी से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। मतलब यहाँ देखिए जावा की भी स्थिति, यहाँ डचों ने भी कम शोषण नहीं किया, डचों ने भी जावा में इस प्रकार की नीति जो है अपनाई थी। ठीक है, भारत की तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण में वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। सोचिए कितना वृक्ष की यहाँ पर कटाई हुई होगी। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपरों के निर्माण के लिए यहाँ पर देखेंगे स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। अब श्रमिक कहाँ से लाएंगे बताइए? स्थानीय लोग ही तो होंगे। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती करने की जमीनों पर लगान लगा दिया। बाद में कुछ गांवों की शर्त पर इसे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। यहाँ मुफ्त को ध्यान रखिएगा। इस व्यवस्था में ब्लेंडा गार्डियनेशन नाम से जाना गया। ये टर्म याद रखिएगा, प्लेंडाउग डीन एनस्टेन। ठीक है, कैसा नाम है, इनको भी ध्यान रखना होगा। बाद में वन ग्रामवासियों को काफी लगान माफी के बजाय थोड़ा थोड़ा सा बहुत मेहनताना मतलब मजदूरी तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए, क्योंकि वन भूमि पर कृषि करेंगे तो वनों का विकास कैसे होगा, इसलिए उनको वहाँ पर रोक लगा दिए गए थे। अब सामीन की चुनौती, सामीन के बारे में जानिए। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदू ब्लामतुंग गांव के निवासी सुरंतिको सामी ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि क्योंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता था। ये बहुत प्राकृतिक बात बोल रहे हैं। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामीन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचार को मानने लगे थे। डच जब जमीन का संरक्षण करने आए तो कुछ सामीनवादियों ने अपनी जमीन पर लेट कर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। मतलब प्रतिरोध की जो भावना है यहाँ पर देखिए अहिंसक तरीके से प्रतिरोध की जा रही है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा मैं फिगर बाद में देखूंगा। युद्ध और वन विनाश की बात करने वाले हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों को की जंगी जरूरत को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। मतलब जंगी जहाज जो है युद्ध में काम आने वाले थे, इसलिए क्या किया कि सारे कामों को वन विभाग जो है बंद करके और सिर्फ जंगलों की कटाई पर ध्यान दे रहा है। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति यहाँ पर अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग जाए। सोचिए कि जापानियों के अटैक से बचने के लिए उन्होंने इतने ज्यादा मात्रा में संसाधन को जला दिया था। इसके बाद जापानियों या वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी खेती भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने के लिए कि वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। मतलब आप देखेंगे कि डच भी है वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेज जो है भारत में कर रहे थे। मतलब औपनिवेशिक की जो नीति है कहीं ना कहीं एक ही होती है हर मामले में। आप देखेंगे औपनिवेशिक नीति में एक प्रकार की समानता आप देखेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अधिकतम रूप से राजस्व की प्राप्ति करना या अपने उपभोग के लिए जो है वस्तुओं का उत्पादन करना। ठीक है, वानिकी में बदलाव क्या आता है, देखिए नए बदलाव क्या आ रहे हैं। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों के समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी
और वन समुदायों को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा हो रहा है। आप देख रहे थे कि जब भी ऐसे कानून पारित होते थे तो कुछ दशक में आप देखेंगे बार बार विद्रोह आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कारण है कि वहां पर ऐसे ऐसे कानून बनाए जाते थे जो कि आवश्यक रूप से उन लोगों के लिए शोषण मूलक होती थी। तो देखेंगे शोषणकारी जो नीति है उससे बचने के लिए क्या करेंगे, कहीं कहीं प्रतिरोध की भावना आप देखेंगे, लेकिन अंततः जब वो बर्दाश्त नहीं होंगे तो वहाँ के स्थानीय लोग विद्रोह करते थे और ये विद्रोह हिंसा का रूप धारण कर लेता था। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। ये बाद में समझे। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकोडो, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर उनकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे। इससे हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। ये भी देखिएगा कि वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों की बात की जाएगी, जिसमें वनों का ह्रास न हो, वनों का विनाश न हो, उसकी बात यहाँ पर की जाएगी। एक फिगर यहाँ देखिए, फिगर आपको दिखाता हूँ। डच औपनिवेशिक शासन के अधीन रैमबैंक के लट्ठों का गोदाम है। लट्ठे मतलब बड़े बड़े लट्ठे को काटने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया में इन लोगों का, स्थानीय लोगों के द्वारा यह काम क्रियाकलाप हो रही है। यहाँ पे एक और फिगर देखिए, इंडियन म्यूनिशंस बोर्ड सूले पैगोडा पर एकत्रित जहाजों में लादने को तैयार। वार टिम्बर शिप ने देखिए बड़े बड़े टिम्बर को यहाँ बहुत बड़ा इकट्ठा किया गया। देखिए पहले और दूसरे विश्व में मित्र राष्ट्र इतना सफल नहीं होते यदि वे अपने उपनिवेशों की संपदा और व्यक्तियों का ऐसा दोहन करने में सक्षम न होते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विश्व युद्ध की सारी जरूरतें जो है, हथियार, शस्त्र, जहाज, सबकी जरूरतों को औपनिवेशिक देशों के द्वारा ही पूर्ति की जा सकती थी। भारत और जो भी यहाँ इंडोनेशिया, जावा, ये जो भी देश गुलाम थे, उनकी संसाधनों की बदौलत ही विश्व युद्ध में जीत पाए थे मित्र। दोनों विश्व युद्ध का हिंदुस्तान, इंडोनेशिया और दूसरी जगहों के वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया गया। वन विभाग ने युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमकर वृक्ष काटे। मतलब यहाँ पर वृक्ष काटने में कोई कोताही इन्होंने नहीं बरता था। इसकी बात की जाए, ये देखिए फिगर आप देख लीजिए। अब जानते होंगे सुमात्रा अभी का जो इंडोनेशिया ये है, ये डच उपनिवेश की बात की जा रही है। बोर्नियो है, सारावाक, उत्तरी बोर्नियो, दक्षिणी चीन सागर, ब्रिटिश उपनिवेश शासन यहाँ तक फैला हुआ है। मलाया राज्य है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिंगापुर जो आप भी देख रहे हैं। तो पुराना फिगर आपको देखें, पुराना जो है ये जावा देखिए, इंडोनेशिया, ये जावा का क्षेत्र है, बाटीवेज राजधानी है ये। तो यहाँ पर देखिए डच ईस्ट इंडीज कंपनी का यहाँ पर शासन होता है। 1930 में यूरोपीय आबादी लगभग 2,40,000, 1% से कम थी। यहाँ देखिए 1930 में 12 लाख, 2%। रबर और चीनी के इलाके ज़्यादातर डच स्वामित्व में थे और रबर और चीनी का उत्पादन ये करते थे और क्या करते थे, इसको विदेशों में बेच के यहाँ पर ये कमाते थे। अब यहाँ देखिए यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर डर्क वान होजेनड्रॉप ने उपनिवेशकालीन जावा में कहा था कि बटाविया के लोग चौक पड़ो, आसर से सुनो मुझे जो तुम्हें बताना है। हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकायान नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों से हमें बेपनाह दौलत देकर जहाज को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं और जावा ने हम सामरिक और व्यापारिक संगठित दलों को जिनकी जड़ें इस धरती में धंसिए छोड़ते हैं। हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है। साथ ही जितनी जरूरत हो उतने व्यापारिक जहाजों को बनाने के लिए भी। इसके इसके बावजूद जावा के जंगल उतनी ही तेजी से उगते हैं जितनी तेजी से उन्हें काटा जाता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी खत्म नहीं होंगे। डर्क वान और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पुअर पीपुल इसके बारे में। अब यहाँ पर ये बात की जा रही है जावा के बारे में कि जावा की यहाँ पर जावा की प्रशंसा की जा रही है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे उत्पादी लकड़ी है, ऐसे ऐसे लकड़ी के वन है जिससे क्या हो सकता है, अपनी औपनिवेशिक जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, औद्योगिक जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। और एक खासियत ये है कि जावा के वनों को जितना तेजी से काटो उतना जल्दी यहाँ उग जा रही है। मतलब मृदा जो है उसके बहुत उपयोगी मृदा इसकी बात की जा रही है। जंगल में सागौन की लकड़ी ले जाती मालगाड़ी। उपनिवेशिक शासन का एक अंतिम दौर यहाँ देखिए, सागौन की लकड़ी को ढोकर ये मालगाड़ी ले जा रहा है। कहाँ ले जाएंगे, तो जहाज बनाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर बदलाव को हम देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने ये क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा किस प्रकार जो है औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक दौर की बात हम सिर्फ भारत के समय में यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम भारत और समकालीन विश्व टॉपिक है, भारत के साथ साथ यहाँ पर अन्य जो उपनिवेश है, जैसे हम इंडोनेशिया की बात कर रहे थे, इंडोनेशिया के साथ साथ यहाँ जावा, सुमात्रा जो उसके द्वीप है उसकी बात कर रहे थे, और भी बहुत सारे उपनिवेशी जो है दक्षिण पूर्व एशिया की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर जो डच कंपनी, जहाँ डचों का शासन है, डच कंपनी है, और जहाँ ब्रिटिश का शासन है, ब्रिटिश कंपनी जो है वो किस प्रकार
जो है नीति बनाती है और किस प्रकार की नीतियाँ वनों को विनाश करने के लिए उन्होंने क्या-क्या नीतियाँ बनाई। वो बोलते हैं कि वनों के विकास के लिए हम जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का काम करेंगे, हम वैज्ञानिक वैज्ञानिक वानिकी को प्रोत्साहन दें, क्योंकि उसमें वैज्ञानिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही उत्पादन जो है वहाँ पर किया जा रहा है, उसी प्रकार के वृक्षों को बढ़ावा दिया जाता है जो कि इनकी औपनिवेशिक ज़रूरतों को पूरा कर पाए। तो कभी भी राइटिंग में इस चीज़ को आप इस संभावना को इनकार मत कीजिएगा। कभी भी लिखना हो तो आप एकदम बेहिचक लिखिएगा कि जो भी वन कानून बनाए गए थे औपनिवेशिक दौर में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लाभ के लिए ना था, न कि स्थानीय लोगों के लिए या मध्य देशों के लिए। तो इसकी चर्चा आप ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आज हम यहाँ पर सफलतापूर्वक हमने अध्याय 4 कंप्लीट कर दिया था। ये अध्याय 4 का ये पार्ट 3 सेक्शन है। अब पार्ट 3 वीडियो, इससे पहले पार्ट 1 और 2 हमने आपको कवर करके दे दिया है। तो तीनों आपको जिन्होंने नहीं देखा, जो आज अभी इसको देख रहे हैं नए बच्चे, वो पार्ट 2 पार्ट 1 भी देख लेंगे। कम से कम चैप्टर 4 पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद 1 2 3 आपको जब आप अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं है तो 6 7 8 9 पूरे क्लासेस को एक टाइम शेड्यूल बना के उस शेड्यूल के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। और बहुत ही अच्छी भाषा में हमने एनसीईआरटी समझाई है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको बताया गया है। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको कवर कर लें, ताकि आपको आपका बेसिक्स जो है क्लियर हो सके, कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप हो सके। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जरूर इस पूरे कार्यक्रम को देखिएगा, जिन्होंने पूरा अभी तक नहीं देखा है। जो पंक्चुअल है उनको, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो तो आप लगातार क्लास देख रहे हैं, आप इसकी क्लास मत कीजिएगा। यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कभी किसी कारण से आप क्लास नहीं देख पाते हैं तो समय निकाल के क्लास को जरूर आप एक बार कवर कर लीजिएगा। कभी भी आप कर लीजिएगा, संडे हो मंडे हो, कभी भी जब भी आपके पास समय हो, पर्याप्त समय हो, तो आप ये काम जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अभी भी जिन लोगों ने चैन गाइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाके चैन गाइस टाइप कीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और इस चैनल के लिंक को आप विभिन्न जो है, बहुत सारे जो आपके दोस्त हैं जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर बताइए कि हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जा रही है। इसका लिंक आप जरूर भेजिए। विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हैं, आप सोशल साइट का उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हुए थोड़ा उसका आप उपयोग जो है करिए। और उसका एक तरह से आप मैं तो यही बोलूँगा कि उनको जरूर बताइए कि किस प्रकार एनसीईआरटी और अन्य भी जो कार्यक्रम है यहाँ चैनगढ़ की टीम द्वारा उनको प्रदान किए जाने वाले हैं इन फ्यूचर में भी, और उसकी रूपरेखा तय की जा रही है। बहुत जल्दी हम उसको लॉन्च करेंगे। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं और हमें कोर्स का पूरा ध्यान है। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उस पर भी हमारी नज़र है। तो इसलिए आप परेशान ना हो, बस आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बहुत से जो लोगों को जोड़िए इससे, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और खासकर इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस कोविड के दौर में ऑनलाइन क्लासेस की प्राथमिकता को देखते हुए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो उन लोगों को जरूर बताइए कि ऑनलाइन माध्यम से वो घर पर बैठ के भी इस क्लास का आनंद ले सकते हैं, इस क्लास के बारे में जान सकते हैं। और बहुत सारे उनकी जो नॉलेज है, ज्ञान चक्षु उनके खुल जाएंगे। एनसीईआरटी को लेकर जो उनके मन में भ्रम रहता है, उस भ्रम को दूर करने का प्रयास इस चैनगढ़ आईएएस के द्वारा किया जा रहा है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आज का जो क्लास है यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अगली क्लास जो अध्याय 5 हम पढ़ेंगे, उसमें फिर हम बात करेंगे, नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप जो है सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए जब तक जरूरी ना हो बाहर आने के लिए। और चैनगढ़ आईएएस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, करवाइए, उसका लिंक बहुत सारे लोगों से शेयर कीजिए। और तो और आप घर पर बैठ के और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एग्जामिनेशन के प्रति डिटरमाइंड होकर आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। चयन गेट की टीम का जो ध्येय वाक्य है, चयन तक चयन नहीं, उस पर हम पूरी तरह से काबिज हैं। हम अपने शब्दों पर, अपने हम नीतियों पर पूरी तरह से हम समर्पित है। बस एक ही जरूरत है कि आप जो है दृढ़ संगठित होकर हमारे साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। हम कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोई भी मदद की ज़रूरत हो, किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, पढ़ाई सब संबंधित या मार्गदर्शन संबंधित, तो आप ज़रूर हमसे बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब मिल पाए। दोस्तों, अब हम यही क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।